Kubla Khan, or A Vision in a Dream, a Fragment. Line wise explanation in Hindi. Hello there, hope you are doing fine. Welcome to Poem Prose, जहाँ आज हम इंग्लिश पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज की मशहूर पोएम कुबला खान को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि इस पोएम को जानने से पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को जानना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जाने बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट इतना इंटरेस्टिंग है और असल में पोएम की मीनिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पोएम साल 1757 में कंप्लीट हुई थी और साल 1816 में इसे पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम की कहानी और इसे लिखे जाने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुबला खान एस.टी. कोलरिज की सबसे बेहतरीन पोएम्स में से एक समझी जाती है। ये 54 लाइन की एक पोएम है जिसे कोलरिज ने लॉडेनम, जो कि ओपियम एक ड्रग का प्रकार होता है, के इन्फ्लुएंस में लिखा था। कोलरिज अपनी लाइफ में ओपियम के काफ़ी एडिक्ट हो गए थे और उसी के नशे में उन्होंने इस पोएम को लिखा था। कोलरिज ने इस पोएम के साथ एक प्रेफेस भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ड्रीम में इस पोएम के बारे में उन्हें ख्याल आया था, जिसके तहत वो इसकी 100 यानी 200 या 300 लाइंस लिखने वाले थे, पर बीच में ही किसी के इंटरप्ट कर देने की वजह से उन्हें उठना पड़ा और उठने के बाद वापस लौटे जब तब वो पोएम का जो विचार था पूरी तरह वो भूल चुके थे और जितना उन्होंने लिखा था वही रह गया था। असल में कोलरिज को पॉडलॉक एक जगह है, वहाँ से आने वाले एक इंसान ने इंटरप्ट किया था, ऐसा कहा जाता है। इस पोएम के अनफिनिश्ड या अधूरे रह जाने की वजह से कोलरिज ने इसे हमेशा एक अधूरी पोएम की तरह देखा, लेकिन जब उनके दोस्त और पोएट लॉर्ड बायरन ने इसे पढ़ा तब उन्होंने 1816 में इसको पब्लिश करवाया। कुबला खान को 25 मई 1816 को फेमस पोएम क्रिस्टेबल और द पेन्स ऑफ स्लीप के साथ पब्लिश करवाया गया। कुबला खान के टाइटल के बारे में जाने तो ये भी कोलरिज के ड्रीम से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोलरिज ने सोने से पहले शांगडू, जो कि मंगोल युआन डायनेस्टी की समर कैपिटल थी, उसके बारे में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते ही वो सो गए थे। और ये जो समर कैपिटल थी इसे कुबलाई खान, जो कि एक मंगोल रूलर था और चंगेज़ खान का वंशज था, उसने बनाया था। तो ये जो बातें थी वो उनके दिमाग में रह गई होंगी, उस ड्रीम में भी रिफ्लेक्ट हुई होंगी और पोइट को इस पोएम लिखने की इंस्पिरेशन मिली होगी। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Elf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. इन लाइन्स में आप देखेंगे कि केवल एक सेंटेंस बोला गया है और साथ ही जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी, क्योंकि पहली लाइन में कुबला खान को, क्योंकि हम इंडियंस हैं इसलिए हम उसका प्रोनाउंसिएशन खान करते हैं, जो कि ज़्यादा सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन पोएट जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे इमेजिन करते हैं कि कुबला कैन। तो कैन, रैन, मैन ये आपस में राइम करता है और डिक्री और लास्ट लाइन का सी भी आपस में राइम करते हैं। अब समझते हैं कि इन लाइन्स में कहा क्या जा रहा है। तो ये पोएम ओपन होती है एक कहानी सुनाने वाले या फिर एक किस्सा सुनाने वाले अंदाज में, और पोइट कहते हैं कि ज़ैनडू में कुबला खान एक, हमने पढ़ा, मंगोलियन रूलर था। उसने एक स्टेटली प्लेजर डोम पुराने ज़माने में राजा अपने लिए डोम्स या पैलेसेस बनवाते थे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती थीं, बड़े ही आलीशान पैलेसेस, महल हुआ करते थे, हर तरीके की सुविधाएं, सुख वहाँ पर हुआ करते थे। और डिक्री मतलब ऑर्डर देना।
तो ज़ेनाडू में कुबला खान ने एक प्लेजर डोम बनवाने के लिए, जो कि स्टेटली था, स्टेटली मतलब बहुत मेजेस्टिक, ग्रैंड, बहुत भव्य, ऐसा प्लेजर डोम बनवाने के लिए ऑर्डर दिया। अब नेक्स्ट लाइंस में पोएट डिस्क्राइब करेंगे कि जो ज़ेनाडू है वहाँ की सराउंडिंग्स कैसी हैं, वहाँ पर क्या क्या नेचुरल ब्यूटी है। तो वो थर्ड लाइन में बोलते हैं, वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, मीन्स कि वहाँ पर एल्फ रिवर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत पवित्र मानी जाती है, होली मानी जाती है, और वो बहती है थ्रू केवन्स मेजरलेस टू मैन, ऐसे गुफाओं के बीच में से होकर वो जाती है। केवन्स मतलब गुफाएं, जो कि आदमी यानी इंसान नाप ही नहीं सकता, इतनी गहरी अंधेरी गुफाओं में वो होकर जाती है। तो आप इन्वायरमेंट इमेजिन कर सकते हैं कि ज़ेनाडू में एक बड़ी ही प्योर, बड़ी ही सेक्रेड रिवर है, एल्फ, बड़ा ही साफ़ पानी है, और वो बहता है किस में से होकर, केव्स में से होकर, जो कि बड़े ही गहरे हैं। वो गुफाएं बहुत ही गहरी हैं। और कहाँ पर बहकर चली जाती है वो, डाउन टू अ सनलेस सी, क्योंकि रिवर्स सीज़ में जाकर मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो एक सी है जहाँ पर सन नहीं होगा, यानी वो सी भी बड़ा अंधियारा सा है, उसमें जाकर एल्फ मिल जाती है। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round। तो पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ का जो ग्राउंड है, यानी ज़ेनाडू का वो पूरा इन्वायरमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो उसकी जो लंबाई है वो बताते हैं। वो ट्वाइस 5 miles है। अब ट्वाइस 5 miles मतलब 5 का दुगना, यानी 10, तो 10 माइल्स तक फैला हुआ वो फर्टाइल ग्राउंड है, यानी बड़ा ही हरा भरा है वो ग्राउंड। और उसकी जो वॉल्स हैं, यानी दीवारें हैं और टावर्स हैं, वो उसके चारों तरफ हैं, उनसे वो घिरा हुआ है। गर्डल्ड का मतलब होता है एनसर्कल कर लेना, किसी को गोलाई में घेर लेना। तो ग्राउंड की जो बाउंड्रीज़ हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द हर जगह क्या है, वॉल्स यानी दीवारें, और टावर्स यानी मीनारें। अब नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिन्यूअस रिल्स वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, and here were forests ancient as the hills and folding sunny spots of greenery। पोएट इन लाइंस में आगे उस जगह को डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो थर्ड लाइन में वो बोलते हैं कि वहाँ पर क्या थे, गार्डन्स थे, यानी बगीचे थे, जो कि बड़े ही ब्राइट थे, उजले थे, और इनमें क्या थी, सिनुअस रिल्स थी। रिल्स होती हैं छोटी छोटी पतली पतली नदियाँ, और सिनुअस का मतलब होता है घुमावदार। तो ऐसी रिल्स, ऐसी छोटी छोटी नदियाँ थी उन गार्डन्स में जो बड़ी घुमावदार थी। वे आर ब्लॉसम्ड मैनी एंड इंसेंस बेयरिंग ट्री, और वहाँ पर कई सारे जो खुशबूदार, इंसेंस मतलब खुशबू, बेयरिंग मतलब होना किसी के पास, तो ऐसे ट्रीज़ जिनमें से खुशबू आती थी वो वहाँ पर खिलते थे या उगते थे। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और ऐसे फॉरेस्ट्स थे, ऐसे जंगल थे वहाँ पर जो कि हिल्स जितने ही, पहाड़ों जितने ही पुराने या प्राचीन थे। क्योंकि हिल्स को, पहाड़ों को हम बहुत प्राचीन मानते हैं। हमारे देश में भी कई सारे ऐसी माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जिनको हम दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे भी पुराना मानते हैं, जैसे हिमालयाज़ और अरावली रेंजेस को। बाकी सब जो प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, उनसे भी पुराना माना जाता है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट थे ये तो हिल्स जितने ही पुराने थे। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। अब एनफोल्डिंग का मतलब होता है कि चारों तरफ से घेर लेना या बंद कर लेना। तो ये जो फॉरेस्ट थे इनमें क्या थे, स्पॉट्स थे जो कि बड़े ही सनी भी थे, उन पे सन की रोशनी भी गिर रही थी, और वो ग्रीन भी थे, यानी कुछ हरियाली ऐसी थी जिन पर सन की रोशनी गिर रही थी। तो फॉरेस्ट के वो अंदर थे, पूरी तरह फॉरेस्ट से घिरे हुए थे। इस पोएम के 2 और स्टैंजास हैं जिनको हम इस पोएम के पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस स्टैंजा के स्टाइलिस्टिक और थीमेटिक फीचर्स को देख लेते हैं। इस स्टैंजा में 11 लाइंस हैं और ये 2 पार्ट राइम स्कीम को फॉलो करता है। यानी शुरू की जो 5 लाइंस हैं वो A B A A B
राइम स्कीम फॉलो करती है और बाकी की 6 लाइन CCDEDE को फॉलो करती हैं। एलिट्रेशन का यूज़ है, यानी सेम साउंड्स वाले वर्ड्स को यूज़ किया गया है, जैसे सनलेस सी, रिवर रैन, सनी स्पॉट्स। आखिर ये पोएम कहना क्या चाहती है? ये पोएम हमें ज़ेनाडू नाम की एक जगह का विजन प्रोवाइड करती है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें एक विजुअल इमेज देता है उस जगह की। हम इमेजिन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर उस जगह पर क्या क्या है। ये एक ड्रीम लाइक डिस्क्रिप्शन है, साथ ही बड़ा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है इस जगह का, जिससे हमें वो जगह बहुत दूर दराज की लगती है, पर साथ ही बड़ी अप्रोचेबल यानी बड़ी पास भी लगती है इस पोएम के थ्रू। ये पोएम एक सपने जैसी भी है, लेकिन जगह का एक कॉन्क्रीट बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये था कुबला खान पोएम का स्टैंजा 1। इसके बाकी के 2 स्टैंजाज इस पोएम के पार्ट 2 में मैं कवर करूँगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये हेल्पफुल था तो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे यहाँ लिटरेचर से जुड़े हुए अपडेट्स पोस्ट होते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।